फूफा जी कह रहे हैं पुदीना। हाँ अभी देखना है, अरे हाँ पुदीना वाली वीडियो भी तो देखनी है। अरे यार जाओ जाओ जल्दी जाओ यार, पुदीना वाली वीडियो पूरी देखनी है। देखते हैं पुदीना वाली वीडियो। बाय 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 बाय, जल्दी जाओ, पुदीना वाली वीडियो देखनी है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गुड्स क्या है? एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट का और मिंट का। ये क्या है? ये है भाई पुदीना। आपने देखा होगा हमारे घरों में आता है पुदीना। तो पुदीना एक वन ऑफ द टाइप ऑफ मिंट्स होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं मिंट के, ठीक है। तो अगर उसके एसेंशियल ऑयल्स निकाले गए हैं, एसेंशियल ऑयल्स मतलब उसको पीस के उसका तेल निकाला गया है, उसके तेल को एक्सट्रैक्ट किया गया है किसी भी नेचुरल पेड़ से। जब आप उसका तेल एक्सट्रैक्ट करते हो तो भाई जो तेल होता है ना, तेल वो पेड़ के हर एक हिस्से में पाया जाता है। उसके तने में भी पाया जाता है, उसके फ्रूट में भी पाया जाता है, उसकी पत्तियों में भी पाया जाता है, उसके फूल में भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। तो आपने जब पेपरमिंट की पत्तियों का तेल निकाला तो वो भी इस वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन लॉ ने एक बात बोली, भाई अगर आपने पेपरमिंट के फ्रूट का तेल निकाला तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। पेपरमिंट में जरूर यहां पर फ्रूट होता होगा, फ्रूट है ना। अगर आपने पेपरमिंट के फ्रूट का तेल निकाला तो वो इस कैटेगरी में नहीं है। पेपरमिंट की पत्तियों का अगर आपने तेल निकाला तो भाई वो इस कैटेगरी में है। अब ये बड़ी माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। ये भाई रीज़न है, भाई ये कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई टेक्निकल चीज़ है जिसकी वजह से माइन्यूट डिफरेंसेस आते हैं। पुदीने की चटनी, अच्छा अब तुम्हें चटनी याद आ रही है नालायक। पुदीना एक भोजपुरी सॉन्ग है। पुदीना एक भोजपुरी सॉन्ग है? पुदीना कौन सा भोजपुरी सॉन्ग है आरुष भट्ट? नालायक कह रहा है पुदीना एक भोजपुरी सॉन्ग है। किस किस ने सुना है पुदीना नाम का भोजपुरी सॉन्ग? पुदीना सॉन्ग, Adderberg mixer grinders. A range of speeds for a range of foods. Adderberg, why not? हेलो, कौन में गुड़गोबर? अरे का भाई? का भाई? हमार शादी सेट हो गई। भैया, ए भैया, का हो गई? अरे मदे दब दे था तब ते थाने में रहेला। ओ पैसे मार देला। सुन रे, ये तो दो थोड़ा आइडिया बताई था ना। ते अपन आइडिया अपने भेरी रख ना, दिमाग के मुंह अब हमारा लिया देख। आरुष बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज है तुम्हें तो। बकवास करवा लो तुम लोगों से बस। आरुष भट्टी, ये कैसे उल्टे से सॉन्ग्स देखते हो तुम? हैं ये कैसे उल्टे से सॉन्ग्स देखते हो तुम?
हैं? आरुष भट्ट, तुमसे मिलना पड़ेगा, पता नहीं कैसे उल्टे से सॉन्ग सकते हो। कह रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था पुदीना नाम का कोई सॉन्ग है। कैसे कैसे बच्चे हैं मेरे पास, उफ। ओके, पुदीना, पुदीना, मिंट, मिंट, ठीक है। तो जो मिंट है जिसका दूसरा नाम है मेंथा, ये मिंट से अगर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है तो उस पर भाई एग्रीकल्चरिस्ट जब उस ऑयल को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम हिमसेल्फ टू एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर भाई हम लोग जीएसटी अप्लाई करेंगे उसमें। तो अगर एसेंशियल ऑयल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एन एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट उन एसेंशियल ऑयल्स को ट्रांसफ़र करता है, एग्रीकल्चरिस्ट उन एसेंशियल ऑयल्स को ट्रांसफ़र करता है टू एनी अदर पर्सन, तो फिर भाई हमारा ये सेक्शन अप्लाई होगा, आरसीएम अप्लाई होगा। अब शर्त वही है, सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। दो ऑप्शंस है भाई, हो सकता है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई हो रहा हो, तो देखो लिखा है सप्लाई बाय। सप्लाई बाय का मतलब जो हमारा सप्लायर है वो, ठीक है, जो हमारा सप्लायर है वो। तो भाई जो हमारा सप्लायर है, इस केस में सप्लायर होना चाहिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर भाई जो छूट दी गई है ना, छूट वो फार्मर को नहीं दी गई। अब एक बात ध्यान देने वाली, यहां जो छूट दी गई है वो छूट फार्मर को नहीं दी गई भाई, वो फार्मर को नहीं दी गई, वो किसी भी सप्लायर को दी हुई है जो अनरजिस्टर्ड होगा। तो जरूरी नहीं है आप सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट ही हो आपका, ऐसा जरूरी नहीं है। सप्लायर हो सकता है रिटेलर है, सप्लायर हो सकता है होलसेलर है, सप्लायर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी सप्लायर हो सकता है, सप्लायर कोई भी हो सकता है, बट वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो सप्लायर है तो भाई आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला पर्टिकुलरली एसेंशियल ऑयल्स का जो ट्रांसफर है वो फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन के केस में अप्लाई होता है। तो देखना चार्ट, सप्लायर कौन होना चाहिए भाई? सप्लायर होना चाहिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन होना चाहिए? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। और रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? रिसिपिएंट होना चाहिए एक रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट होना चाहिए एक रजिस्टर्ड पर्सन। अब तुम लोग जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो, सर मैं वापस आ रहा हूं, देखो बुक के अंदर वापस आ रहा हूं, बुक में आ जाओ। सर सप्लाई होना चाहिए फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये शर्त है। अब हमारा जो सप्लायर है वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो हमारा रेसिपिएंट है सर वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो अब चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जबरदस्ती करें या ना करें, जबरदस्ती करें या ना करें, फोर्स करें इसको कन्वर्ट करने का कि ये रजिस्टर्ड बन जाए, फोर्स करें या ना करें। अगर फोर्स नहीं करेंगे तो वापस लायबिलिटी किसके पास आ जाएगी? वापस लायबिलिटी आ जाएगी हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास, सप्लायर के पास लायबिलिटी वापस आ जाएगी। सो बता दो जरा, इस केस में फोर्स करें या ना करें, इसके साथ जबरदस्ती करें कि ये कन्वर्ट हो, रजिस्टर्ड पर्सन बने, क्या इसको जबरदस्ती हम रजिस्टर्ड पर्सन बनाएं या रजिस्टर्ड पर्सन ना बनाएं? इसको बता दो जरा। बिल्कुल सही जवाब, रजिस्टर्ड पर्सन हम इसको नहीं बनाएंगे। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। रजिस्टर्ड पर्सन हम इसको नहीं बनाएंगे। वेरी गुड। तो भाई अगर इसको हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बनाएंगे, हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो ये वापस किस पे आ जाता है? वापस आ जाता है अपने नॉर्मल मेथड पे, जो हमारा नॉर्मल जीएसटी का मेथड है, जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये नॉर्मल मेथड है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। बस अगर ये नॉर्मल मेथड है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का, तो अगेन भाई सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस ओनली व्हेन ही इज अ टैक्सेबल पर्सन। अगर वो टैक्सेबल पर्सन होगा तो ही वो भाई इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसका इंप्लीकेशन क्या? इसका इंप्लीकेशन ये, सर जरूर इसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, जरूर इस पर्सन की टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तभी इसका नाम रखा गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन। और अगर इसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो भाई जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी अप्लाई करेगा ही नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे भी जीएसटी अप्लाई करेगा ही नहीं अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है।
तो जब उल्टा आता है ना, एफसीएम जब वापस सप्लायर के पास आता है, तो फिर भाई हम लोग एफसीएम में कंसिडर करते हैं कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड क्यों है। ऑब्वियसली क्यों होगा, 20 लाख से कम है टर्नओवर, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एफसीएम में जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सर अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो बात ही खत्म, आरसीएम का तो मुद्दा खत्म हो गया। फिर तो ये नॉर्मल एफसीएम के अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपना नॉर्मल टैक्स पे करेगा सप्लायर, जिस तरह नॉर्मल जीएसटी होता है, जिस तरह नॉर्मल जीएसटी होता है। भाई बता दो जरा, समझ में आ रहा है? मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और कल जब मैंने आपको पहली बार ये चीज़ समझाई थी तो एकदम से आपका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सर ये क्या हो रहा है, एकदम आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। मैं आपकी बात समझ रहा था, लेकिन बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है? एनालिसिस कैसे करना है, मैं अभी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। कौन कौन स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेगा एकदम ढंग से, ज़रा हाथ रेज करो, कौन कौन स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेगा भाई? प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन स्टूडेंट कर लेगा, जरा हैंड रेज करो। यस यस, ओ निधि गुप्ता भी आ गई। हेलो निधि गुप्ता, इतनी लेट क्यों आई हो तुम? लावण्या यस, अनुराज यस, जैनाब यस, आरुष लावण्या, निखिल गुप्ता, रितेश, तन्मय शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा सबसे, तुम करोगे मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तुम करोगे मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है? ये आरुष भट्ट ने गंदा सा गाना बताया, ये पुदीना वाला ज़्यादा अच्छा समझ में आया है सर। चंचल झा, पुदीना मुझे भी बहुत अच्छे समझ में आया। अभी क्लास के बाद मैं भी ये गाना चला के पूरा सुनने वाला हूँ, देखूंगा कि ये पुदीना का गाना पूरा कैसा है। हृदय खरबंदा ने कह दिया यस, ज्योति ने कह दिया यस। रितेश गौतम फल सब्जियां बेच रहा है। अरे रितेश गौतम, पुदीना का ये गाना देख के रितेश गौतम ने कहा मैं भी फल सब्जियां बेचूंगा और बिल्कुल ऐसे पुदीना करके सेल करूंगा। देखो रितेश गौतम ने पुदीना बना के भेजा है। सर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी एग्रीकल्चरस वाला, वहाँ पर जिसे सप्लाई करता है अगर वो आरसीएम के अंदर फॉल करके जीएसटी पे करता है तो एटलीस्ट उसे क्रेडिट मिल जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आरसीएम में जो रिसिपिएंट होता है उसको फुल क्रेडिट मिलता है आरसीएम का। रिसिपिएंट जो जीएसटी पे करता है उसको फुल क्रेडिट मिलता है आरसीएम का। बिल्कुल ये है सच, सही बात है ये। साक्षी बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चंचल कह रहा है सर आप सुनो ये गाना पूरा, आप पढ़ाना भूल जाओगे नालायक, डांस ही करोगे अकेले में। चलो अब डांस छोड़ो, अब यहाँ जाओ वापस नालायक, वरना तुम ऐसे टाइम पास करते रहोगे पूरी क्लास में। चलो भाई नेक्स्ट है भाई, अब ये वाला सेक्शन जो है ये, इसमें सप्लायर कौन होता है? इसमें सप्लायर होता है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ठीक है? गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है। ऑफ कोर्स जब भी मैं स्टेट बोलूंगा यूटी ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरी में अलग से नहीं बोलूंगा। स्टेट का मतलब है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है? ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल है? ये सेक्शन एप्लीकेबल है ऐसे सप्लायर पे जो गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटीज है, ठीक है? गवर्नमेंट में 3 तरह की गवर्नमेंट आती है, स्टेट, सेंटर एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी। तीनों की गवर्नमेंट इसके अंदर आती है। और लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे हमारा म्युनिसिपैलिटी है, जैसे हमारा पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो सब लोकल अथॉरिटी पे आती है। तो ये सेक्शन बनाया गया है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के जीएसटी को रेसिपिएंट पे ट्रांसफर करने के लिए, ये वाला सेक्शन उसके लिए बनाया गया। अब आओ देखते हैं गुड्स, कौन से गुड्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो भाई 2 कैटेगरी के गुड्स इसमें इन्वॉल्व है। ग्रीन लॉटरी वाली कैटेगरी है, येलो जो अदर गुड्स हैं उसकी कैटेगरी है, ठीक है? तो ये किस पे अप्लाई करता है? लॉटरी सेल कर रही है कौन? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। और यहां एक बात आपको स्पेसिफिकली बता दूं, लॉटरी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को सेल करने का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अधिकार ही नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन के लिए जब गवर्नमेंट वर्ड, इस वाले प्रोडक्ट के लिए जब गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है? आओ ये वाली बात एक बाय वे ऑफ अ नोट यहां पर लिख भी लेते हैं, ठीक है? बाय वे ऑफ अ नोट ये वाली बात यहां लिख भी लो। In case of lottery, in case of lottery,
In case of lottery, state government or local authority can be the supplier. सप्लायर कौन हो सकता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सप्लायर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ अदर गुड्स, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड व्हीकल, मैंने कल आपको बताया था सीज्ड व्हीकल का क्या मतलब, भाई किसी ने टैक्स नहीं दिया, उसकी गाड़ी उठा के ले आए। सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड व्हीकल्स, कॉन्फिस्केटेड मतलब जो जब्त कर लिए गए हैं क्योंकि आपने टैक्स नहीं पे किया, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई लेवी नहीं दिया, उसके लिए भाई कॉन्फिस्केटेड या सीज गुड्स हैं, उनको गवर्नमेंट बेच रही है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों बेच सकती हैं, लोकल अथॉरिटी भी बेच सकती हैं भाई। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स को बेच रहे हैं या वेस्ट एंड स्क्रैप को बेच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बेचती है तो आरसीएम के तहत हम लोग लायबिलिटी किसको ट्रांसफर कर देते हैं? लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को हम लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। तो आओ जरा एक बार चार्ट में आना और तुम्हें मेरे को जवाब देना है जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, ठीक है। तो देखना ये दो गुड्स हैं अलग अलग जिनको मैंने एक में कंबाइन करके चार्ट में लिख दिया है ताकि हम एक बार में पूरा का पूरा समझ जाएं, ठीक है। पहली है लॉटरी। लॉटरी में जो सप्लायर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सप्लाई ऑफ लॉटरी के केस में सप्लायर होना चाहिए ये, और इसके केस में रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो आरसीएम के तहत जीएसटी लायबिलिटी आएगी वो किस पे आएगी? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर के आएगी। अब जरा इसमें बता दो जबरदस्ती या नो जबरदस्ती, चैट बॉक्स में लिख के बता दो जबरदस्ती या नो जबरदस्ती। हाँ यूटीबी सेल करती है। अरे यार फिर वही तुम ना बार बार गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा मैं जहां भी स्टेट गवर्नमेंट बोलूंगा वहां यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसमें इम्बाइब्ड होगा। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं। पता नहीं तुम्हारा ध्यान तो पुदीना में लगा हुआ है ना। यूनियन टेरिटरी नहीं सेल करती लॉटरी, बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। जहां भी स्टेट गवर्नमेंट लिखा है वहां यूनियन टेरिटरी इंप्लाइड है, उसके अंदर इंक्लूडेड है, समझ रहे हो। बताओ भाई जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? करिश्मा ध्यान कहां है आपका? जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? वेरी गुड, जबरदस्ती, जबरदस्ती। चलो भाई अगला अगला अगला। यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स। सेलर कौन हो सकता है? सेलर बेचेगा कौन? सप्लायर कौन है? सप्लायर, सप्लायर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है एनी रजिस्टर्ड पर्सन। बता दो जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? बता दो जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? सर मेरे भैया का मान लो स्क्रैप का बिजनेस है तो क्या उन्हें जीएसटी पे करना होगा? और उनका उस स्क्रैप से बना हुआ गुड्स फॉरेन भी एक्सपोर्ट होता है तो जीएसटी में फॉल करेगा? भाई चंचल अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो तुम खुद ही दो। जिन गुड्स को आप इंडिया में बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या उन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? भाई चंचल के दो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ले लूं। चंचल कह रहा है मेरे भैया गुड्स बनाते हैं इंडिया में और उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया से बाहर, क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा पहले जबरदस्ती नो जबरदस्ती वाला आंसर कर लें फिर इस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बता दो जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? जबरदस्ती या नो जबरदस्ती? इसमें जबरदस्ती करें या नहीं करें? बिल्कुल भाई इसमें नो जबरदस्ती। अगर रजिस्टर्ड होगा तो ही आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आओगे, अदरवाइज आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं आओगे और नॉर्मल एफसीएम में आओगे और सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस केस में जबरदस्ती, अगर ये अनरजिस्टर्ड है लॉटरी वाला, पहले रजिस्ट्रेशन लो, रजिस्ट्रेशन कराओ और इसी से भुगताओ सारा का सारा जीएसटी, यही कराएगा सारी कंप्लायंसेस। ये है नो जबरदस्ती। नो जबरदस्ती मतलब रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ही आरसीएम के तहत इस पे लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज लायबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, अदरवाइज लायबिलिटी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, ठीक है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन उसके बाद हम ये चंचल वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चंचल वाला क्वेश्चन अभी इस वाले टॉपिक से अलग है इसलिए पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं। अच्छा अब सुनो, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी बेची, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं बेचती कभी भी लॉटरी, वो एक बिचौलिया रखती है, कोई मिडलमैन रखती है और उसके थ्रू बिकवाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी बेची किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे लॉटरीज बेची टू
पीपल, ठीक है, जनता को लॉटरी बेची। अब ये लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है भाई? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई ऐसे आंडू पांडू, कोई भी ऐसे राह चलता पर्सन नहीं होता लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जिसने रजिस्ट्रेशन लिया होता है अंडर रूल 2C ऑफ द लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स 2010 मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11(1) ऑफ द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट। जो पर्सन लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स 2010 में रजिस्टर्ड है वो ही लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो वो ही लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, ठीक है, मान लो मैं लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मैं लॉटरी बेचता हूं और मैंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं लिया, इस वाले लॉटरीज रेगुलेशन वाले एक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, फिर भी मैं अपने आप को लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर बोलता हूं, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया इस वाले एक्ट में, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, अगर तुम मतलब एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लॉटरी तो अच्छी निकालते हो तुम, हमने लॉटरी बेच दी तुम्हें। एक ऐसे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉटरी बेची जो रजिस्टर्ड नहीं है लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट में, तो यहां पर नो आरसीएम, यहां पर नो आरसीएम। आरसीएम तभी अप्लाई होगा लॉटरी के केस में जब जिसको लॉटरी बेची जा रही है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को लॉटरी बेच दी स्टेट गवर्नमेंट ने, नॉर्मल पर्सन मतलब भाई जनता में कोई आदमी उठ के आया, उसने कहा सर हमें आप 1000 लॉटरी बेच दो, मेरे गली मोहल्ले में मैं इस लॉटरी को बेच दूंगा और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं भाई, वो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर वो इन रूल्स के तहत नहीं है, तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। आरसीएम तभी अप्लाई होगा जब गवर्नमेंट किसको बेचे, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, उस लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे जो रजिस्टर्ड हो अंडर द लॉटरीज रेगुलेशन रूल्स 2010। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट और नॉट, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो अंडर द जीएसटी एक्ट, ये है लॉटरीज एक्ट, ये है जीएसटी एक्ट, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो लॉटरीज जीएसटी एक्ट में फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी तो इसी बेचारे को पे करनी पड़ेगी। जबरदस्ती की बात है, हम जबरदस्ती इससे रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगे जीएसटी का और जबरदस्ती हम इससे लॉटरी जो इसने खरीदी है उस पर जीएसटी पे करवाएंगे अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो भाई अब आ जाते हैं चंचल के क्वेश्चन पे। चंचल कह रहा है कि सर अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? तो भाई ये तुम लोग जवाब दो, मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? मुझे दो क्वेश्चन का जवाब चाहिए। एक, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी सेल्स को या ऐसी सप्लाई को क्या नाम से पुकारा जाता है? दो क्वेश्चन। अच्छा हाँ, करिश्मा तो सही बात कह रही है, सर फीस लेंगे गाइड करने का, आखिर तुम एक सीएस सीएस सीएम में से पूछ रहे हो अपने बिजनेस का। हाँ करिश्मा फीस लें, लेकिन चंचल ये करिश्मा ये जो चंचल है ना, ये ओवर स्मार्ट लड़का है, ये ना पहले से ही फीस दे के रखता है। तो तुमने इंस्टाग्राम पे मेरी कल की पोस्ट देखी होगी, कल ये गाजर का हलवा बना के लाया था मेरे लिए, तो ये फीस एडवांस में दे के रखता है अपनी सारी सर्विस का, बहुत चालू है, बहुत चालू है। परफेक्ट, वेरी गुड, नाम याद आ गया, नाम लिखो, नाम लिखो, नाम जीरो रेटेड सप्लाई, वेरी गुड, जीरो रेटेड सप्लाई, तो इस पे भाई जीएसटी नहीं लगेगा, जीरो रेटेड सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। परफेक्ट। अब आ जाओ इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई, इसके भैया वेस्ट स्क्रैप में डीलिंग करते हैं, वेस्ट या स्क्रैप में डीलिंग करते हैं कौन? चंचल के भैया। तो अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी पे किसको पे करना पड़ेगा, जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा? वेस्ट और स्क्रैप के केस में, ठीक है। वेस्ट और स्क्रैप, एक कंपनी बेचती है वेस्ट डीलर को, वेस्ट डीलर बदले में पैसा देता है उस वेस्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो चंचल के भैया वेस्ट डीलर हैं, वो वेस्ट को खरीदते हैं और उसे रीप्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आरसीएम किस तरह के सप्लायर को लगता है भाई? आरसीएम किस तरह के सप्लायर को लगता है जरा बता दो। आरसीएम लगता है ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट सप्लायर। क्या चंचल के भैया गवर्नमेंट सप्लायर हैं? नो सर, वो गवर्नमेंट सप्लायर नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट सप्लायर नहीं है तो क्या आरसीएम चंचल के भैया पे लगेगा? नहीं। इसका मतलब चंचल के भैया किस कैटेगरी में आएंगे? एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब पर से मतलब इनिशियली इसके भैया को जीएसटी पे करना पड़ेगा अपने स्क्रैप पे। लेकिन जब हम आगे चर्चा करेंगे ऑन द टैक्स रेट्स, ऑन द एग्जेम्पशंस,
तब मैं स्क्रैप के बारे में और भी डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जो अभी मैं डिटेल में नहीं कर रहा। लेकिन अभी का कंक्लूजन क्या है? अभी का कंक्लूजन ये है कि चंचल के भैया क्योंकि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी नहीं है, वो एक प्राइवेट सप्लायर है, इस वजह से वो आरसीएम की डेफिनेशन में तो नहीं आएंगे, आरसीएम की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। आरसीएम की कैटेगरी में आने के लिए वेस्ट एंड गुड किसको बेचना है? गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को ही बेचना है। ठीक है। करिश्मा, तुमने उसका क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। वो कह रहा है वो वेस्ट खरीदते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तब बेचते हैं। तो प्रोसेसिंग तो कर रहे हैं ना, उसे कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका। इसीलिए उन्हें आईटी वालों को नोटिस आया था। अच्छा देखो, चंचल अपने घर की कहानियां खोल रहा है, नोटिस आया हुआ उनके भैया को। चलो, तो भाई ये बात हमें समझ में आई। हाँ जी हाँ, ये बात हमें समझ में आई। सो लॉटरी के केस में अलग ट्रीटमेंट है भाई, और जो अदर गुड्स हैं उनके केस में अदर ट्रीटमेंट है। आपको बहुत ध्यान से भाई ये बात को समझना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।